हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन मैं लाया हूं। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करेंगे। इसके बाद आपका पार्ट 2 वीडियो मिलेगी। ओके, उसके बाद उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में काम आने वाला। तो पूरी वीडियो वॉच करना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पूरा यहाँ पे डील करूंगा। आप खुद से बनाने की कोशिश करना, नहीं बने तो फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, हल करना है। यहाँ पे आप एग्जाम में यहाँ पे लिखना, ठीक है ना, सोल्व यहाँ पे लिखना या तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर, यहाँ पे हल लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे हल लिख दिया, सोल्व लिख दिया। सवाल का नंबर यहाँ पे डालना ऊपर में, मैंने बताया कैसे लिखना आपको, ठीक है ना। तो √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, √5, √7 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि √2 ही आ जाए। तो जिस तरह से कंडीशन बता रहा हूँ उसी तरीके से आप बनाइए। थोड़ा सा ये लेंदी टाइप का बनता है ना। तो आइए बनाते हैं। तो पहले क्या करना पड़ता है मुझे, माना कि √2 एक जो है क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या मान लेना है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लिया कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 बराबर p/q करेंगे, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, और p और q के में एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक जो है क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कॉमन फ्रैक्शन है, कॉमन, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, और ओके यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ या दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर जब वर्ग कर देंगे प्यारे, तो क्या हो जाएगा, देखो √2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे p/q का स्क्वायर हो जाएगा। अब √2 का स्क्वायर तो 2 होता है ना। अब यहाँ पे क्या है, p² और q², ये हो गया p² और q² हो गया। अब मैं क्या करूँ, क्रॉस गुना करेंगे तो p² बराबर क्या जाएगा, 2q²। यहाँ पे हमको 2 लाइन लिखना है। देखिए p² बराबर 2q² हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि p² जो है, इसका मतलब क्या हो रहा है, p² 2 को विभाजित करेगा। बराबर का मतलब क्या होता है कि ये जो काटेगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर आपस में, ये वाला आपस में बराबर है, मतलब ये इससे कटेगा, कहीं ना कहीं कटने ही वाला है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अतः p² 2 को विभाजित करेगा, है ना। यहाँ पे लिखते हैं अतः p² 2 को विभाजित करेगा, है ना जी। p² 2 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब जब p² 2 को विभाजित कर देगा, इसका मतलब 2p को भी विभाजित कर सकता है। जब 3 को 9 काट सकता है। देखिए जब हम बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर, सपोज दैट मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर जो है, अगर मान यहाँ पे लिख दें 3 का स्क्वायर, p के यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैं लिख दूँ 3 का स्क्वायर बराबर 9। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 को काट सकता है, तो 9 भी तो इसको काट सकता है ना, 9 से भी ये कट सकता है ना, बिल्कुल काटेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 2 क्या लिखेंगे, इसलिए 2a को भी, यानी 2 जो है p को भी विभाजित कर, है ना, कर सकता है, या करेगा, लिख दें विभाजित करेगा। हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिर मानना पड़ेगा, माना कि अब हमको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे माना कि यहाँ पे मान लेते हैं p बराबर 2m मान लेते हैं, 2m। ओके, फिर लिखते हैं वर्ग करने पर। यहाँ भी क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा और 2m का स्क्वायर हो जाएगा। तो p² इतना आ गया, p² बराबर 2 दूना 4m का स्क्वायर। अब p के जगह पे, अब जो यहाँ पे p जो स्क्वायर बराबर, मैंने यहाँ पे क्या माना आया, 2q² आया ना। तो p के जगह पे मैं इस p के जगह पे, p² के जगह पे इसका वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, 2q का स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट से कैसे लिखे, समीकरण फर्स्ट से लिखे। तो देखो कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। तो q² बराबर 2m का स्क्वायर। फिर यहाँ पे वही बात लिखना है, अतः जो है q² 2, क्या लिखें, q² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। ओके, ठीक है ना, 2 से विभाजित है, इसलिए क्या लिखते हैं, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा, लिख लिया यहाँ पे।
उसके बाद अब क्या करेंगे, तो जब कर रहा, लेकिन एक बात यहाँ पे जाने, तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना आ गया, P दो जो है P को विभाजित करेगा, मतलब P 2 के बराबर भी हो सकता है। और यहाँ Q, यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे Q लिखेंगे, Q जो है 2 को विभाजित करेगा, 2 Q को भी विभाजित करेगा, मतलब 2 Q जो है 2 के भी बराबर हो रहा। अब देखिए P 2 के बराबर यहाँ पे आ रहा, विभाजित कर रहा, मतलब इसके बराबर है तब तो विभाजित कर रहा ना। यहाँ पे ये दोनों विभाजित कर रहा है इसको, तो इसके बराबर होगा तब तो कर रहा होगा, मतलब फैक्टर होगा तभी तो विभाजित करेगा। जब भी कोई भी विभाजित कब करता है, जब फैक्टर होता है तब ना विभाजित करता है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा, 2 आ जाएगा। P का भी 2 आ रहा, Q का भी 2 आ रहा। तो यहाँ लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ। मैंने क्या माना था, मेरा उभयनिष्ठ 1 आ रहा था उधर, अब यहाँ पे 2 आ गया, तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इतना लॉन्ग बन जाता है, ये सवाल ही ऐसा लेंदी बनता है, तो इसको प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्जाम में आएगा तो छोड़ना मत। एग्जाम में आएगा √2 √3 √5 कोई भी आ सकता है, ओके। ये सवाल सबसे ज़्यादा इजी है, वो भी इसको भी बोलता है सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको भी करेंगे हर, तो पहले क्या करना पड़ेगा मुझे तो पहले मानना पड़ेगा, है ना। माना कि, तो चलिए लिखते हैं, माना कि 3 + √5 एक क्या मानते हैं, एक परिमेय संख्या है। मान लिया एक परिमेय संख्या है, इसलिए अगर परिमेय संख्या है तो मतलब 3 + √5 जो है वो P/Q के बराबर है, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के बराबर होता ही होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे Q ≠ 0, हो गया। तो ये उससे बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है इसमें, इस तरह से देगा ना, 3 + √5 या प्लस में रहे या माइनस में रहे, गुना में या भाग में रहे, तो बड़ा आसान से बनाइए। तो सिर्फ वो वाला था ना, सिर्फ √3 √5 √2 का ऐसा था। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये रूट मतलब इसमें अपरिमेय को छाट लेना है, परिमेय को छाट लेना है। तो 3 तो अपरिमेय है, लेकिन √5 3 परिमेय है, √5 अपरिमेय। तो मैं क्या करता हूँ, 3 को उधर भेजता हूँ, ठीक है ना, √5 को इधर रखता हूँ। √5 बराबर P/Q -3 हो गया, -3। अब इधर √5 हो गया, इधर P/Q -√3 हो गया। इसको चाहो तो एक लाइन और बढ़ा दो, Q ले लिया मैंने एलसीएम, तो P -3Q हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है, ये तो परिमेय है, तो लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ओके, तथा P -3Q/Q एक परिमेय संख्या है। तो आप ही मुझे बताओ, क्या अपरिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता बराबर, इसलिए √5 बराबर नहीं हो सकता है P -3Q/Q, बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए अब क्या डायरेक्ट लेते हैं, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। यही है तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, ओके। यूक्लिड विभाजन वाला भी सवाल पूछता है, ये भी देखेंगे। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और 272 और 1032 का जो है क्या निकालना है हमको, मासा निकालना, मतलब HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से। तो आइए बनाते हैं इसको। देखिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे मैंने हल लिख लिया, अब ध्यान से समझिएगा इसको क्या करना है। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, पहले जो दिया उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं A बराबर, यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया है, 272 दिया है और 1032 दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर A बराबर इसको मानते हैं और B मानते हैं किसको, 272 को। इसको छोटा वाला को A माने, बड़ा वाला को A मानेंगे, छोटा वाला को B मानेंगे, ठीक है ना। अब लिखते हैं इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से, इसलिए क्या लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गो लिखो चूँकि सवाल में दिया हुआ एल्गोरिदम से, है ना। हो गया। क्या होता है इसका एल्गोरिदम, क्या होता है, A बराबर BQ + R, ये होता है ना, A बराबर BQ + R। अब देखिए जी A का वैल्यू कितना है, 1032। अब B कौन है, ये वाला है 272। तो मुझे क्या करना है, 272 को इसको गुना करेंगे। तो 272 को तुम 3 से गुना करो, देखो 3 दूना 6 और 7 21 और 7 21 के 1 बचा 2, 3 6 6 2 8। तो ये 3 बार में आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें 216 जो है बच जाएगा। इसको जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना,
देखो मैं बता रहा हूँ साइड में, इसको देखो, यहाँ देखो, जब तुम 272 को नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे कर लेना, इसको क्या करेंगे 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 7 21 और 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया। क्योंकि अब 3 4 से करोगे तो ज़्यादा बड़ा आ जाएगा ना, तो कितना हो गया 8 6 6 12 और 2 में से 1 घटेगा 1, ये कितना हो गया 10 में से 216 बचा। इसको हम लोग क्या बनाते थे, ऐसे घर लेंगे और 272 फिर इधर लिखेंगे, तो ये तो एक बार में लग जाएगा 216, 6 6 12, 6 में से 1 घटेगा 5, फिर इसको ऐसे घेरेंगे है ना, फिर इसको क्या लिखेंगे 216 को इधर लिखते हैं तो 56 तिया हो जाएगा, 6 तिया 18, 5 से 15 16, 8 8 16 और 10 में से 6 घटेगा 4, फिर इसको घेरेंगे, फिर 56 यहाँ पे रखेंगे, 56 एकम 48 से कम 48, 8 6 8 16 8 हो गया। फिर इसको इस तरह घेरेंगे, 6 इधर क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे, सॉरी, तो 8 6 48 कर गया ना। तो जब तक देखो शेषफल हमारा पहले 216 शेषफल बचा, फिर 56 बचा, फिर 48 बचा, फिर 8 बचा, फिर लास्ट में 0 0 तक हमको करते जाना है। तो इसको मैंने कितना किया था 216 आ गया 3 बार में, लेकिन 0 नहीं है ना, 0 नहीं लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं है इसलिए। अब फिर करेंगे, अब 272 को इधर लाएंगे, 272 को यहाँ पे लाएंगे, आगे देखो 272 को शेष क्या करेंगे तो हो गया ना, तो 272 इधर आ गया तो क्या हुआ देखो 272 बीच में आ गया, बीच वाला a कहलाता है, इधर वाला b कहलाता है, तो इससे भाग गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 216 लिखेंगे, यहाँ पे ये वाला इधर आ जाएगा, तो 216 एकम 216 लगा था ना, और शेषफल कितना बच गया था, शेषफल बच गया था कितना 56, यहाँ भी शेषफल नहीं आ रहा क्योंकि r नॉट इक्वल टू 0 हो गया तथा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अब 216 को इधर लाएंगे, देखो 216 बीच में आया था ना, 56 से लगाया 3 बार में 48 शेषफल बचा, 56 से लगाया था 3 बार में, ये 56 यहाँ पे आ गया ना, और कितना बचा 48 बचा। अब यहाँ भी अभी शेषफल नहीं आया ना, r नॉट इक्वल टू 0, फिर आप क्या करेंगे 56 को नीचे लाएंगे, अब 56 से लगाएंगे, देखो लगाया था 56 को यहाँ पे लाया था, 48 से कटा था, तो ये वाला 48 बात यहाँ पे आ गया, 48 से कम 48, और कितना बच गया था शेषफल 8 बच गया था, फिर भी 0 नहीं है ना, फिर लिखेंगे क्योंकि r नॉट इक्वल टू 0, 8 को फिर अब 48 को इधर लाओ, तो 8 6 के 48 शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, चूँकि r इक्वल टू 0 इसलिए 272 तथा 1032 का मासा या HCF कितना है, लास्ट किससे कटा, लास्ट में कटा किससे 8 से कटा, देखो यहाँ पे लास्ट में किससे कटा 8 से कटा था, 8 6 48, तो 8 से कटा तो क्या हो गया हमारा 8, यहाँ पे आंसर हो गया। ये बनाना पड़ेगा, तो 2 नंबर का सवाल आता है तो इस तरह से आप अरेंज करके बनाइए अच्छा से। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सवाल ये पूछा जाता है कि बहुपद दिया जाएगा और शून्यक ज्ञात करना है और इसके शून्यकों के गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित का जांच करना, ठीक है ना, सत्यता की जांच करना। तो कैसे करेंगे, तो पहले मुझे शून्यक निकालना पड़ेगा। चलिए जी देखिए हल करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, बहुपद देखो दिया हुआ है, बहुपद हमको दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है 6x² माइनस 3, अच्छा -3 कर दिया पहले से, फिर -7x ऐसे दिया हुआ, तो इसको अरेंज कर लेंगे ना, इस 7x को इधर चलाएंगे, यानी कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो गया। अब देखो 6 तिया 18 और 6 तिया 18 तो नहीं होगा ना, ये तो टूटेगा नहीं। अच्छा 9 दूना 18 भी होता है, 9 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, गुना करते हैं ना, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ओके। तो इसका एलसीएम कॉमन लो, इसका कितना होगा 3x कॉमन हो जाएगा, 3 दूना 6x और 3 तिया 9 प्लस यहाँ पे 1 तो 2x माइनस 3। देखो ये वाला दोनों सेम मैच कर गया ना, सेम मैच करेगा, अक्सर हमेशा सेम मैच करेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये लिख लिया मैंने, और यहाँ पे क्या 2x प्लस 1 सॉरी 3x है, 3x प्लस 1 3x प्लस 1 ये लिख लिया। तो अब क्या निकालना, चूँकि शून्य का निकालना ना, चूँकि क्या निकालना शून्य का निकालना, इसलिए चूँकि 3x माइनस 0 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, चूँकि हमको शून्य का निकालना था ना, तो 2x से बराबर 3 हो जाएगा और x से बराबर 3/2, ठीक है ना, 3/2 एक शून्य का निकल गया। दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x से बराबर -1 हो जाएगा, प्लस इधर जाके माइनस बनेगा, x से बराबर -1/3, तो हमारे पास 2 शून्य आ गया, ओके। अब क्या करना है, 2 शून्य निकल गया, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए शून्य बराबर क्या क्या शून्य आया 3/2 आया और -1/3 आ गया, तो एक तो हमारा आंसर हो गया। अब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिया। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, अब शून्यकों का योग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना,
अब शून्यकों का योग, तो योग क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, 3/2 प्लस -1/3 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 कम 2, 7/6 आ गया ना, 7/6 आ गया। अब मुझे थोड़ा बताओ 7/6 तो आ गया यहाँ पे, तो देखिए 7, अब 7 क्या है, 7 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है ना, माइनस। एक्चुअली शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये हाँ देखो 7 यहाँ पे ये ए है, ये 7 जो है -x का गुणांक है ना, है कि नहीं, देखो 7 जो है किसका गुणांक है, -x का गुणांक है, -x का गुणांक 7 आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -x का गुणांक, और ये 6 किसका गुणांक है, देखो भाई 6 जो है x स्क्वायर का गुणांक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। हो गया, एक हमारा हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 3/2 को करेंगे -1/3 से गुना करेंगे, 3 3 कट गया ना, -1/2 आ गया। अब -1/2 आ गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए -1/2 आ गया। अच्छा, इसको काटो, इसको फायदा नहीं हो रहा क्योंकि मेरा आ नहीं रहा, तो इसको काटो मत, इसको काटो ही मत करो। तो -3/3 दूना 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे -3 किसका गुणांक है, तो बोलेंगे अचर पद है ना जी, किसका है, देखो -3 किसका है, कहाँ है, अचर पद में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे अचर पद, लिखेंगे अचर पद। और 6 किसका गुणांक है, देखो तो x स्क्वायर का गुणांक है ना, लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। तो भाई साहब आपको इतना करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा 2 नंबर मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल, यदि बहुपद, अब जो मैं सवाल बता रहा हूँ ना, तो उसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे तरीके से, बहुत ही बेनिफिट होने वाला प्यारे। ओके, हाँ, एल्गोरिथम वही है, यदि दिया हो बहुपद x² + x + 1 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसका वैल्यू निकालना है। चलिए जी, बड़ा आसान सा सवाल मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। तो मेरे को दिया हुआ है क्या, px दिया हुआ ना, px से बराबर दिया हुआ है x² + x + 1, px दे दिया। अब px बराबर दे दिया है, अब तो यहाँ पे मुझे क्या ज्ञात कर लेना है, यहाँ पे a का वैल्यू ज्ञात कर, a कितना है, 1 है, x² का मल्टीप्लाई को a बोलते हैं और x का गुणांक को b बोलते हैं, तो x भी तो 1 से गुना हो रहा, अल्लो भाई c भी 1 है, सब 1 1 है ना, सब क्या है, सब 1 1 है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है α² + β² निकालना है, क्या निकालना है, α² + β²। तो इसलिए मैम यहाँ लिखते हैं α² + β² बराबर, तो तुमको फार्मूला होता है, एक फार्मूला तो यहाँ पे लिख लो, चूंकि a² + b² का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर - 2ab, ये इसका क्या होता है, फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर - 2α बीटा। अब बोलो अल्फा + बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा × बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। अब बोलो b कितना है, 1 है ना, तो -1/1, a भी तो 1 है ना, 2, c भी 1 है और a भी 1 है, तो माइनस स्क्वायर माइनस से भी गुना करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, -1, 2 में से 1 घटेगा तो क्या आ गया, -1 आ गया। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया, ऐसे बनाना सवाल को। तो ये है वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बहुत अच्छा सवाल। कैसे बनाएंगे प्यारे इसको तो सबसे पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा, ये 1 इधर है, इधर लाना पड़ेगा, 3 को भी इधर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग आगे पीछे हो रही, थोड़ा सा आप समझ जा रहे हो कैसे लिखना है मुझे। ओके, क्या दिया हुआ मेरे को, 2x + 5y = 1 दिया हुआ है, तो इसको अरेंज कर लेंगे तो 2x + 5y - 1 = 0 हो जाएगा। ओके, इधर कर लिया मैंने। तथा दूसरा क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 3, इस 3 को भी इधर लाएंगे तो 2x + 3y - 3 = 0 हो गया। अब हमको क्या निकालना, इसलिए अब हमको फार्मूला लगाना है। ध्यान से फार्मूला को समझिएगा, इसका मैं मेथड बताता हूँ, फार्मूला कैसे जानेंगे। देखिए, पहले आपको तिरछा जाना है इससे, ठीक है ना, ये तीर जाना है, उसके बाद फिर आपको दूसरा में ऐसे जाना है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको ऐसे जाना है, उल्टा n समझो तुम, n ऐसे बनाते हैं ना, तो आपको ऐसे n बनाना, ऐसे ये वाला n इस तरह से।
तो पहले हमको ऐसे जाना है, फिर ऐसे। देखिए ये समझ में नहीं आएगा अभी कैसे, इसलिए मुझे निकालना क्या फार्मूला। पहले मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप चाहो तो उसको लिख लो, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी A1 बराबर कितना लिखेंगे 2 लिख देते हैं, B1 बराबर 5 हो जाएगा, C1 बराबर -1, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -3 हो गया। A1 B1 C1 हो गया। चलिए अब हम लिखते हैं इसलिए x बटा, अब देखिए ध्यान से, जब x का वैल्यू निकलेगा तो x को झाप दीजिएगा। क्या करेंगे, झाप देंगे। अब मैंने क्या बोला आपको, ऐसे चलना, ऐसे। अगर आपने ऐसे चल दिया, पहले ही आपने ऐसे चल दिया तो गलती हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको पहले ऐसे चलना है। तो ऐसे चलना है तो मतलब 5 को 3 से गुना करना है, 5 - 3 है ना, गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं 5 गुना करें कितना से, -3 से, हो गया गुना। उसके बाद उसको जब आपने ऐसे गुना कर लिया 5 - 3 को गुना कर लिया, तो आप ऐसे जैसे भी गुना कर सकते हो। फिर उसके बाद ऐसे गुना करें, 3 को +3 को -1 से गुना करेंगे। तो प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला माइनस होता है, ठीक है ना। +3 को क्या करना है यहाँ पे, हाँ ठीक है ना, +3 को माइनस से करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला में लिख लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ओके। तो आइए पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मैं वही करना है। A1 देखो, यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ अगर झापते हैं तो ये क्या B1 है और C2 है ना, B1 C2। तो यहाँ लिखते हैं B1 C2 माइनस, तो अब क्या करेंगे, ये क्या है B2 C1 हो गया, ये हो गया हमारा। चलिए अब इक्वल बराबर देंगे, अब y का निकालेंगे। तो y को y में झाप देंगे। अब मैंने क्या बोला था आपको, ऐसे चलना, ऐसे इधर से। तो A2 है और C1 है, A2 C1 माइनस, अब फिर ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, जैसे मर्जी वैसे कर दो। A1 C2 हो गया, फिर 1 करेंगे, इसको झाप लेंगे। अब फिर कैसे चलना है, देखो शुरू में ऐसे चले तो फिर ऐसे चलेंगे, यानी कि फिर ऐसे करेंगे। तो A1 और A1 B2 माइनस, अब इसको लिख दो B1 A2, ये तुम्हारा फार्मूला लिखिएगा एग्जाम में ज़रूर से। तो अब मैं बैठा लेता हूँ डायरेक्ट। B1 कितना प्यारे, देखो B1 5 है, C2 कितना है, C2 मेरे पास -3 है, हो गया माइनस। B2 कितना है, B2 देखो, B2 कहाँ 3 दिया है, और C1 कितना है -1 बराबर। मेन यही लिखना है आपको, बाकी बन जाएगा आपको। A2 कितना है प्यारे, A2 देखो 2 है ना, A2 कितना है 2 है, और C1 कितना है -1 है, ये माइनस फॉर्मूला में। A1 कितना है, देखो 2 है, और C2 कितना है 3 है। मैंने ब्रैकेट लिखा था ताकि इसको ये करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। C2 -3 दिया ना, -3। चलिए अब हमारे पास क्या बचा है, देखो A1 कितना प्यारे, A1 हमारे पास 2 है जी, और B2 कितना है 3 है, तो ऐसे कर दिया माइनस। B1 कितना है प्यारे, B1 मेरे पास 5 है, और A2 कितना है, A2 मेरे पास 2 है। बस इतना करना है, बाकी सब आराम से बन जाएगा। इतना कर लिया, समझ में आ गया। अब देखो -5 दिया 15, -+ +3 एकम 3, +- -2, +- 3 दूना 6, 3 दूना 6, -5 दूना 10। और इसको सुधार लेते हैं, कितना 15 में से 3 घटेगा तो -12 हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा करके। अब किसी एक को बराबर, ये सब आपस में बराबर है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए मैं किसी एक को बराबर, सॉरी यार x होगा ना, किसी एक को बराबर करते हैं। इसको इससे बराबर कर लेते हैं, फिर इसको इससे करते हैं। x बाई -15 बराबर 1 बाई -4, क्रॉस गुना कर लो तो -4x बराबर -12, दोनों तरफ माइनस काट दो, 4 तिया 12, x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। आ गया ना, x का वैल्यू 3 आ गया। तथा अब क्या करते हैं, y/4 को ना ये -1/4 से गुना करते हैं, तो ये तो कट जाएगा ना प्यारे। तो y बराबर क्या हो गया -1, y का वैल्यू -1, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए x से बराबर 3 और y बराबर -1। मुझे पता है आपको लुप्तीकरण बनाने आता है अच्छे तरीके से, मैंने यहाँ पे डाल दिया विलोपन विधि, तो ये वज्रगुणन विधि, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो अब हम पढ़ते हैं 7 नंबर सवाल। देखिए अनुपात दिया हुआ A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण जो दिया हुआ है संगत है या असंगत है, मतलब इसके हल है कि नहीं है। अगर हल होगा तो संगत होगा, हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ पे निकालते हैं हल। हम समीकरण जो दिया उसको लिखते हैं। समीकरण क्या क्या दिया प्यारे, यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण 2x - 3y = 8 दिया हुआ है, ठीक है, रहने दो ऐसे ही। और यहाँ पे तथा दूसरा समीकरण क्या दिया, फिलहाल इसको हम चलिए दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखते हैं 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर देखो प्यारे a1 क्या हो जाएगा, इस शुरू वाला ना x से 1 जो है बोल रहे ना, a1 को 2 बोलेंगे। अब b1 कितना है -3 और c1 कितना है 8 है। एक बात ध्यान रखिएगा कि बराबर के दाएं तरफ c1 है तो इधर भी दूसरा वाला समीकरण में भी बराबर के दाएं तरफ जो है c2 होना चाहिए। अगर एक ठो इधर है एक ठो इधर है तो गलती हो जाएगा, फिर माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाइएगा। ओके, अब यहाँ पे भी निकालते हैं जी। a2 कितना हो जाएगा, ये a2 4 हो जाएगा, b2 कितना हो गया पहले -6 हो जाएगा और c2 कितना होगा 9 होगा। ये निकालिए। अब निकाले तो चूंकि हमको एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, चूंकि a1/a2 निकाल सॉरी इसलिए लिखते हैं, इसलिए a1/a2 बराबर, तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, यानी कि 1/2 आ गया। ओके, फिर निकालते b1/b2, तो b1 है मेरे पास -3 और b2 -6, काट दो तो कितना आ गया 1/2 आ गया, कटने दोनों तक माइनस का कट जाएगा, 3 दूना 6, इसको भी काट दो 2 दूना 4। एग्जाम में काटना अच्छा से काटना, साफ सुथरा से, डायरेक्ट मत लिखना, लगेगा कि चीटिंग किया है फिर, ठीक है ना। c1/c2, तो c1 कितना है 8, c2 कितना 9, देखो बराबर नहीं है ना, धोखा दे दिया ना, धोखा, इसको बोलते धोखा। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 1/2 बराबर है 1/2 का, लेकिन जो है 8/9 का बराबर नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 है, बराबर तो हो गया b1/b2 का, लेकिन बाद में क्या किया, धोखा दे दिया भाई। अब धोखा देने वाला को कभी माफ़ी नहीं मिलती है, आपको पता है, नो सॉल्यूशन है ना, अतः इसके कोई हल नहीं है ना, इसलिए यह युग्म क्या लिखेंगे, संगत क्या असंगत, यह युग्म जो है असंगत है। हो गया, बस आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो यार, मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। ओके, आपके सामने फिर से एक सवाल आ गया ये वाला, और अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ही ज्ञात करना है। चलिए जी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को समीकरण दिया हुआ है, चलिए हल लिखते हैं। क्या दिया समीकरण, ax² + bx + c हमारा समीकरण दे दिया। ओके, अब यहाँ पे तो a का वैल्यू a ही है, b की जगह पे b ही लिखा हुआ, c की जगह पे c लिखा हुआ, तो मुझे क्या करना है, α² + β² का वैल्यू निकालना है। अब तुमको पता है α² + β² क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α β। हो गया, -b/a फॉर्मूला होता है इसका, -b/a, इसका क्या होता है 2c/a। अब देखो डियर, b का वैल्यू कितना है, b की जगह पे b ही लिखा हुआ है, तो इसको कुछ करना भी नहीं है ना, सबके जगह पे सेम वैल्यू, a की जगह पे a लिखा हो, c की जगह पे c है, एक तो कुछ नहीं करो, ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, b² और a² कर दो, इसको स्क्वायर को से गुना कर दो, 2c/a। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे a² क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, a² से कट जाएगा, बचेगा b², तो लिख देता हूँ b², a से a काट देता, एक ठो a बचेगा ना, तो क्या होगा 2ac। तो यही हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल है, बोलते हैं द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है और इस समीकरण के से हल निकालना है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, ऐसा नहीं कि गुणनखंड कर दीजिएगा, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है प्यारे। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ, ध्यान से देखिए, मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है x² - 4x - 1 = 0, ये दिया हुआ है मेरे को, ठीक है ना। इसका मतलब a बराबर जो है 1 है और b जगह बराबर -4 है, c बराबर -1 है, -1। देखिए a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर -1। ओके, लिख लिया। अब हमको क्या निकालना, चूंकि द्विघाती सूत्र का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, उसमें आता है -b + -b² - 4ac का ओवर रूट बाई 2a। तो पहले हम d का वैल्यू निकाल लेंगे प्यारे, है ना। तो d का वैल्यू निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac, ताकि वहाँ पे लेंदी ना हो, वहाँ पे ज़्यादा घिचकाच ना हो, ठीक है ना। b का वैल्यू कितना, -4 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1, तो 4 चौक 16, -1 प्लस 4 एकम 4, कितना हो गया, 16 4 20 हो गया, आ गया। इसको ऐसे ही रहने दो एकदम। अब चूंकि हमको क्या लिखना है, x से बराबर, यही तो बोल द्विघाती सूत्र लिखते हैं ना, -b + ओवर रूट d/2a। अब तुम यहाँ पे लिखोगे b² - 4ac, तो थोड़ा ज़्यादा लेन देन हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही कर दिया।
ओके, अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। बी का वैल्यू कितना दिया प्यारे, बी का वैल्यू देखो -4 दिया ना, है ना, -4, तो माइनस तो पहले से भी है, ये तो फॉर्मूला में माइनस है और सवाल में भी -4 हमारा दिया हुआ भी। चलिए प्लस माइनस, डी का वैल्यू कितना लिखेंगे, 20 लिखते हैं, 2a, और ए के जगह पे कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, यानी कि माइनस माइनस +4 हो जाएगा। आई प्लस माइनस, अच्छा 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 5 लिख सकते हैं ना, 2 एकम 2, तो ये तो 4 हो गया, 4 का वर्गमूल निकलेगा, कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा, और 5 तो अंदर ही रह जाएगा /2a। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए बड़ा आसान से हम करते हैं ऐसा, 2 कॉमन ले लो यहाँ से 2 निकालो कॉमन बाहर, तो 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा अंदर में, और ये तो 2 निकल गया ना, तो क्या बचेगा 5/2। अब ये 2 का हो गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 2 ± √5, 2 ± √5 आ गया। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 1 से बराबर, मेरे पास एक प्लस वाला हो गया, 2 + √5 हो गया, एक 2 - √5, ये क्या हो गया, इसके 2 हल हो गया। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ रहा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते प्यारे। अब इस सवाल में सिर्फ शून्यक निकालने बोल रहा, तो जब शून्यक निकालने बोलेगा तो आपको आराम से गुणनखंड करना है। अगर बोलेगा द्विघाती बहुपद यूज करना तब b² - 4ac करेंगे, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो है गुणनखंड करना एकदम आसान तरीके से। क्या दिया हुआ मेरे पास, बहुपद दिया x² - 2x - 8, ये दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको हमको शून्यक निकालना है, ठीक है ना। चलिए इतना बड़ा हो तो मेरे को दे दिया, शून्यक निकालना है तो मुझे क्या करेंगे, देखो 8 एकम 8, तो 8 का फैक्टर को 4 दूना 8, हमको 2 लाना, 4 दूना 8, और 4 में से 2 करेंगे 2 बचेगा, x² - 4x + 2 हो गया। क्या करेंगे प्यार, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो x, तुमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ, तुमको ऐसे नहीं करना एग्जाम में, x - 4, यहाँ पे 2 लेंगे तो x - 4 हो जाएगा। अब मेरे को क्या बचा, x - 4 और x + 2, तो चूंकि शून्यक निकाला था ना, इसलिए x - 4 = 0, चूंकि शून्यक जब भी होता है ये 0 के बराबर होता है, तो 4 हो गया, और x + 2 = 0, यानी कि x के बराबर -2, तो इसलिए शून्यक बराबर 4 हो गया और -2 हो गया, क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा, ये है तुम्हारा 2 नंबर मिलने का राज। ओके, अब है समांतर श्रेणी का सवाल है। समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर निकालना में कि डिफरेंशियस निकालना, ठीक है ना। चलिए प्यारे, इसको हल करते हैं। क्या दिया मेरे पास, मेरे को पता है a बराबर क्या होता है, मेरे को दिया क्या, चौथा पद क्या है, 11 है ना। चौथा पद क्या है, देखो बोलता है श्रेणी का चौथा पद 11 है, और पांचवें पद तथा 7वें पदों का योग 34 दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखते हैं T14 लिखते हैं, चौथा पद ने चौथा T4 लिखते हैं, तो T4 बराबर मैं क्या लिखूंगा, a + 4 - 1 × d, ये होता ना। तो T4 कितना बोला, T4 जो 11 दिया हुआ है, तो a + 3d हो गया ना, a + 3d, तो इसको समीकरण फर्स्ट बोलो। तथा अब देखिए सवाल क्या बोलता है आगे, बोलता है कि 5वें तथा 7वें पदों का योग, तो पहले 5वां पद निकालते हैं, जैसे चौथा पद निकाले थे उस तरह 5वां पद भी निकालते हैं और 7वां पद भी निकालते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, T5, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, a + 5 - 1 × d, यानी कि a + 4d, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, 7वें पद ना, 7वें पद T7, तुम a7 भी लिख सकते हो, a + 7 - 1 × d, तो क्या गया, a + 6d। तो अब क्या सवाल बोलता है, प्रश्न से क्या बोलता है कि 11वें 5वें पद का जो निकाले हो ना, 5वें पद और 7वें पद दोनों का जोड़ 34 है, तो 5वें पद मेरे पास ये मतलब T5 + T7 = 34, तो कितना हो गया ये वाला, a + 4d, और ये कितना, a + 6d = 34, तो कितना हो गया, 2a हो गया, 6 4 10d हो गया, बराबर 34 हो गया। चलिए जी, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 को तुम कॉमन ले लो, या तो आसान हो जाएगा बनाने में, 2 को तुम कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेते हो तो a + 5d = 34, काट दो इसको 2 से, 17 दूना 34, तो a + 5d = 70, समीकरण सेकंड बोलो। अब समीकरण सेकंड को फर्स्ट से क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो हमारा समीकरण फर्स्ट था ये वाला, ये सेकंड था, तो आप लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से,
चलिए फर्स्ट समीकरण क्या है, a प्लस 3d बराबर 11, तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 3d बराबर 11। और सेकंड क्या है, a प्लस 5d बराबर 17। हल कर लेते हैं, तो हमको घटाना पड़ेगा, साइन बदल देंगे, ई माइनस ई माइनस ई माइनस कट गया, माइनस 2d और कितना आ गया माइनस 17 में से 11 घटेगा तो 6 बचेगा ना जी, 17 में से 11 घटेगा तो माइनस 6 बचेगा। अब ई काट दो माइनस माइनस, तो 2 3 6, डी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, यही तो निकालने बोल रहा, इसलिए सार्वयंतर ने वो क्या बोलता है, सार्वयंतर ने सार्वयंतर, इसलिए सार्वयंतर इक्वल टू 3 हो गया हमारा आंसर। ओके, एक नंबर भी नहीं काटेगा प्यारे, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसलिए मैथ तो इसी को तो मैथ बोलते हैं, जहाँ पे एक नंबर आपका हर स्टेप का नंबर मिलेगा। अगर आपका ये 2 नंबर का सवाल है आप बनाएं और ये आपको बनाने नहीं आ रहा ना, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल बोलता क्या, 12वां नंबर सवाल बोलता है, 12वां नंबर सवाल, समांतर श्रेणी जो दिया 3 10 17 24 का कौन सा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 क्या है, अधिक है, कौन सा पद है। चलिए प्यारे हम निकालते हैं इसका। तो 13वें बोला ना, तो पहले एपी देते हैं। एपी क्या क्या दिया हुआ है, एपी जो दिया मेरे को 3 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ए बराबर कितना दिया, 3 दिया हुआ है, और डी बराबर 10 माइनस 3 बोले तो 7। ओके ये दिया हुआ है। अब जब ये दे दिया तो मुझे क्या निकालना, बोलता क्या कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो पहले 13वां पद मुझे पता चले तब तो जानेंगे कि कौन सा पद है। तो पहले 13वां पद निकालते हैं, है ना। इसलिए T13 फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। और 13वें पद तो मुझे निकालना है ना, तो ए प्लस कितना हो गया 12D। अब ए का वैल्यू दिया हुआ मुझे प्यारे, ए का वैल्यू कितना 3 दिया हुआ है। अब 12 यहीं पे बैठाते अच्छा रहता, चलो ठीक है। डी का वैल्यू कितना 7 है, तो 3 प्लस बरसते 84 3 87। 13वां पद कितना आ गया 87 आ गया, ठीक है ना। 13वां पद क्या आ गया 87। बोलता क्या है, बोलता कि कौन सा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है, मतलब इससे जो 84 ज्यादा है। एक ऐसा पद है जो अभिष्ट पद उसको बोला जाता है, अभिष्ट पद जो हमको निकालना है। वो पद ऐसा है कि 87 से 84 ज्यादा है, मतलब 87 84 जोड़ के जितना आएगा उतना ज्यादा है वो, है ना। 13वें पद से 84 ज्यादा है, मतलब वो पद है जो इन दोनों को जोड़ के बराबर होगा तब तो इतना ज्यादा होगा, है ना। मैं आपको बोलूँ आपके पास जितना पैसा उससे मेरे पास 10 रुपया ज़्यादा है, तो पहले जानिएगा तो नहीं पाए कि मेरे पास है कितना पैसा, तब तो जानेंगे 10 पैसा। अगर आपके पास मैं पैसा बता दूं कि आपके पास 10 रुपया तो यार, या आपके पास 100 रुपया तो पता चल जाएगा, अच्छा आपसे 10 रुपये ज़्यादा है, मतलब आपके पास 100 रुपये तो मेरे पास 110 रुपये होगा। तो हम जान लेते 13वां पद मुझे इतना आ गया, लेकिन कौन सा पद है वो, कौन सा पद है जिससे ये 87 ज़्यादा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा। तो लिखते हैं अभिष्ट पद, है ना। इसलिए अभिष्ट पद क्या बोलता है, अभिष्ट पद बोलता है कि जो 87 है ना प्यारे, उससे जो है क्या है 84 ज़्यादा, मतलब 7 4 11 8 16 171, यानी कि वो पद क्या है 171 पद है। 171 उस पद पे जैसे कि देखो ये पहला पद कितना है 3 है, दूसरा पद 10 है, उसी तरीके से 171 में कौन सा पद आएगा ये निकालना है, मतलब पद का नाम कितना नंबर वाला है। जैसे यहाँ पे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, उस तरह से ये कितना नंबर का है वो निकालना। तो वो जितना नंबर का है वो 87 ज़्यादा है, 84 ज़्यादा है। चलिए अब इसलिए निकालते हैं फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए Tn बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला। Tn कितना हो गया 171, ए का वैल्यू 3 था ना, एन कितना है, एन तो हमको निकालना है, वही तो निकालना है। डी का वैल्यू कितना 7 है। 171 को तुम अभी ऐसे ही रहने दो, 3 प्लस 7 को एन से करो 7 एन माइनस 7, और क्या करेंगे 171 हो गया, 7 में से 3 घटेगा तो -4 प्लस 7n, और यहाँ पे 4 इधर आके जुड़ जाएगा ना, 171 प्लस 4 हो जाएगा 7n। तो यहाँ पे क्या हो गया प्यारे 175 हो जाएगा बराबर 7n, और यहाँ पे क्या करेंगे n बराबर 175/7, 7 दूना 14 7 5 35, क्या गया 25 आ गया ना। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए n बराबर क्या हो गया 25। ये क्या हो गया, मतलब 25वां पद है जो 13वें पद से 84 ज़्यादा है। 25वां पद कितना है, 25वां पद 171 है, जो 13वें पद कितना है 87 आया था, 87 से 84 ज़्यादा है, 87 से 84 ज़्यादा है। ओके ये हो गया हमारा राइट आंसर। ओके ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, कौन सा पद 78 है। चलिए तो मुझे दिया हुआ ना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर a बराबर 3 दिया हुआ है, d बराबर 8 माइनस 3 बोले तो 5,
और कौन सा पद नहीं पता ना, 78 यानी कि कितना क्या दिया, Tn बराबर 78। तो मुझे n का वैल्यू निकालना, कौन सा पद 78 है, इसलिए मुझे क्या निकालना, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। Tn का वैल्यू कितना दिया, 78 दिया हुआ, a का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू तो मुझे निकालना है ना, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो गुना में लिखता हूँ मैं 5, ये गुना में। तो ऐसा करो, अभी ऐसे रहने दो 3 को, 5n माइनस 5 हो जाएगा, चलिए 78 हो गया, 5 में से 3 घटेगा तो -2 प्लस 5n। अब 2 ये माइनस इधर आके क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, 78 प्लस 2 हो जाएगा 5n। तो कितना हो गया, 78 2 80 हो गया 5n, और n बराबर क्या हो जाएगा, 80 बट्टे 5, 16 85, इसलिए n बराबर 16। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, समझ में आया। ट्रायंगल वाला सवाल तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे। बोलता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा बराबर हो, तो मैंने 2 भुजा बराबर कर दिया। और सी वाला समकोण हो, सी क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण मतलब 90 डिग्री ये वाला, तो इसलिए मैंने ए बी सी सी यहाँ पे डाला, क्योंकि सी 90 डिग्री बोल रहा। तो बोलता सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर बराबर A2AC² होता है, इसको सिद्ध करना है। चलिए जी, तो मेरे को यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसको पहले लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, हल करते हैं। दिया है कि क्या दिया भाई, दिया हुआ क्या है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये मेरे को दिया हुआ है, ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, और क्या दिया, जिसका कोण है ना, लिखते हैं, तथा कोण सी बराबर 90 डिग्री, समकोण बोल रहा हूँ। चलिए, तो हमको सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है प्यारे, कि ए बी का जो स्क्वायर है वो 2AC के स्क्वायर के बराबर है या नहीं, ये सिद्ध करना है। ए बी का स्क्वायर जो है वो 2AC के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करते हैं ना, देखिए, अब त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखिए, ए बी सी में ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, मतलब ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखते क्या, अच्छा यहाँ पे तो ठीक दिया हुआ है ना। और मेरे को क्या, जब समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ए सी और बी सी बराबर है, तो हम यहीं पे डाल देते हैं, यहीं पे समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए सी बराबर BC, यानी कि समद्विबाहु मतलब ये भुजा क्या है आपस में, बराबर AC बराबर BC, यानी कि AC जहाँ पे BC यूज कर सकते हैं, हम BC जहाँ पे AC भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का थ्योरम भी एकदम टारगेट पे रखना। पाइथागोरस वाला थ्योरम मैंने बताया है, बहुत अच्छा है वो, ठीक है ना, सवाल छप सकता है। क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम, क्या होता है जी, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन है, AB है ना, कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोले तो BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AB का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे AC का स्क्वायर। अब BC जो है वो BC देखो, BC AC के बराबर है, तो हम BC जहाँ पे हम AC भी बोल सकते हैं, AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2AC का स्क्वायर। यही तो लाने बोला ना, प्रूव्ड। बस 2 नंबर आपके पैकेट में जाने वाला है। तो ट्रायंगल वाला सवाल है, रिवीजन करना है और आपको बनाना है। देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल देखने को मिलता है कि ABC और DEF जो है एक समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 64 है, ABC का क्षेत्रफल 64 है और DEF का 121 है। तो और EF का वैल्यू दे रहा है। EF कहाँ पे, देखिए EF, तो इसके समरूप में ये वाला भुजा आएगा, इस भुजा के समरूप में ये वाला आता है, इस भुजा के समरूप ये वाला भुजा आता है, तो इस भुजा के समरूप जो ये वाला भुजा आएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, BC का वैल्यू निकालना है, इसलिए बोल रहा BC का वैल्यू निकालिए। चलिए, तो पहले जो दिया हुआ है ना उसको पहले लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, दिया है कि ABCDEF क्या है, समरूप है, हो गया। अब यहाँ पे क्या, ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर। मुझे BC निकालना है। अब यहाँ पे बात ये वाली, ये थ्योरम वाला है कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उन त्रिभुजों की भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसी बात को हमको नीचे लिखना है ना। चलिए जी, तो आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF हो गया। इस त्रिभुज के देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो लिख लिया क्षेत्रफल का अनुपात, उन त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के वर्ग, तो पहले भुजा लिखेंगे। अब देखिए ऊपर में ABC लिखें तो ABC के सामने ABC वाला भुजा लिखेंगे, कौन लिखेंगे? BC लिखेंगे, क्योंकि मुझे EF दिया हुआ है, तो EF के समरूप कौन है? BC है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, और DF वाला कौन है? EF है, तो लिखेंगे EF। वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, देखिए ये बोलता है तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब हमको यहाँ पे ABC दिया कितना? 64 दिया है, और DEF दिया 121 दिया है। ये वाला स्क्वायर तुम इधर भेज दो, BC बटे EF कितना दिया? 15.4, तो 8 हो गया, ये 11 हो जाएगा, BC बटे 15.4। क्रॉस गुना कर दो इसको, है ना, इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस गुना करते हैं, यानी कि 11 BC बराबर 15.4 इंटू 8। अब क्या करेंगे? BC बराबर 15.4 इंटू 8/11, तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तक 44 कट जाएगा, 11 से कट सकते हो तुम, ठीक है ना, 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो मेरे पास 1.4 गुना 8, देखिए 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 एकम 8, 8 3 11, एक के बाद पॉइंट, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ओके, समझ में आया? तो ये त्रिभुज का इंपॉर्टेंट सवाल था। ओके, इसके बाद और त्रिभुज का रहेगा तो हम पार्ट 2 में डाल देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बनाते हैं, दिया हुआ x और y के बीच संबंध ज्ञात करना, 17 नंबर सवाल, संबंध ज्ञात करना है, और इस प्रकार है कि x और y जो है बिंदु इन दोनों के क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ और सवाल इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। समदूरस्थ दे रहा, समदूरस्थ होता क्या है यहाँ पे पहले समझना है, समदूरस्थ होता क्या है। देखिए ये है, इसको हल करते हैं, ये एक लाइनिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं A कर दिया हूँ, यहाँ पे मैं B कर दिया, ये पॉइंट में कहीं पे भी ले लिया P, तो x और ये y, ये जो P दिया x और y दिया, ये जो A दिया हुआ ये 7 1 मान लेते हैं, ये 3 5 मानते हैं। तो अब समदूरस्थ होता क्या है? समदूरस्थ होता क्या वो पहले लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि यह क्या है? समदूरस्थ है, इसलिए जब समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या हो गया? AP का जो डिस्टेंस निकलेगा, यानी कि AP के स्क्वायर, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अच्छा चलो AP लिखते हैं, सॉरी, AP का जो डिस्टेंस लिखाते हैं वो BP का डिस्टेंस के क्या होगा? बराबर होगा। AP का डिस्टेंस और BP के डिस्टेंस के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे? AP का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x - 7 कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल हो गया बराबर। अब BP निकालते हैं, तो x - 3 लिखते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल है ना, दोनों तरफ वर्गमूल है, तो क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, अब बताओ दोनों ओर वर्ग कर दिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा? x - 7 का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर, y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जल्दी से बैठाते हैं फटाफट। देखिए जी क्या करेंगे? a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखो, x स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, यानी कि 7 7 49 माइनस 2ab, तो 7 दूना 14x कर लिए, y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 ही लिखते हैं, प्लस 2ab, बोले तो 2ab मतलब 2y हो गया ना, 2ab हो गया माइनस 2y, सॉरी माइनस ना है, a - b है ना, तो जैसे माइनस कैसे लिखा, यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्यारे, तो x स्क्वायर प्लस 3 3 9 हो जाएगा b स्क्वायर में, अब प्लस माइनस 2ab, तो 3 दूना 6x, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 2ab, 5 दूना 10y। अब मैं क्या करता हूँ, देखो x से x कैंसिल कर जाएगा, y से y कट जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाओगे तो कट ही जाना है, ये इसका कोई फायदा नहीं बचा। अब मेरे पास क्या क्या बच गया वो देख लेते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं, पहले अरेंज करते हैं। -14 मेरे पास बच रहा ना, -14x - 2y 49, और ये कितना हो गया? 50 हो गया। यहाँ पे क्या बच रहा? -6x और -10y, 9 और 25 कितना हो गया? 9 5 14, यानी कि 34 बच रहा है। अब सबको x y को एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे,
4x माइनस 2y, आई माइनस 6 इधर आके क्या होगा प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 10y आके क्या बनेगा प्लस 10y, तब प्लस 34 और ये प्लस क्या बनेगा जाके माइनस 50 बन जाएगा, हो गया माइनस 50। चलिए जी आप देखिए यहाँ पे ध्यान से 14 में से 6 घटेगा क्या होगा 8 से 14 तो माइनस 8x होगा, और 10 में से 2 घटेगा कितना होगा 8y, ये कितना हो गया घट के ये आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा ना जी घट के 50 में 34 16। अब यहाँ के क्या करो माइनस 8 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर माइनस 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर माइनस 16 बटे माइनस 8, 8 दूना 16, दोनों माइनस भी कट जाएगा, इसलिए x प्लस वाई बराबर 2, यही है राइट आंसर। यही क्या है हमारा रिलेशन है, यही तो बोला क्या संबंध है, क्या संबंध है, तो यही संबंध है x, अच्छा सॉरी माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वाला माइनस बन जाएगा है ना, माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो ये वाला माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो x से माइनस वाई बराबर 2, ठीक है ना, x से माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2 हो गया, यही है क्या रिलेशन। ओके आगे देखते हैं सवाल, ये भी बड़ा मजेदार का सवाल है 18 नंबर कि शीर्षक दिया हुआ एक ABC त्रिभुज, उसका शीर्षक ABC दिया हुआ है और त्रिभुज का केंद्रक का नियामक निकालना है, ठीक है ना। तो हम चाहो तो यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे फिगर बना देगा तो थोड़ा सा अच्छा एट्रैक्टिव लगता है, फिगर बनने से लगता है कि हाँ जान है सवाल में, ऐसा लगता है। 3 0 है, ये 5 माइनस 2 है और कितना माइनस 8 5 है, हो गया। अब मेरे को तो हो गया, तो इसका मतलब मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है -3 और 0, यानी कि इसको x1 और y1 बोल सकते हैं। b जो दिया हुआ है 5 माइनस 2, यानी कि x2 और y2 भी इसको बोल सकते हैं, और c जो दिया हुआ है -8 और 5, यानी कि x3 और y3 इसको बोल सकते हैं। अब क्या निकालना है केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, इसलिए त्रिभुज ABC का केंद्रक का नियामक ना, केंद्रक ही ज्ञात करना। चलो केंद्रक फॉर्मूला बड़ा आसान है प्यारे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये फॉर्मूला है। तो x1 कौन है, x1 कितना दिया हुआ मेरे को, देखो x1 -3 दिया हुआ है, तो -3, x2 कितना दिया हुआ +5 और x3 कितना दिया हुआ -8, तो ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो माइनस कट ही जाएगा बटे 3। y1 कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ है, और y3 कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है बटे 3। तो मेरे पास क्या क्या आ गया है -3, मतलब ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 3 11 में से 5 घटेगा कितना होगा -6/3, अच्छा -2 तो प्लस में से 2 घटेगा तो कितना 3/3, काट दो इसको, काटा बेटी करो, 3 दूना 6, 3 3 कट गया, यानी कि -2 और 1, ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। ओके ये हमारा हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ते प्यारे, तो मैंने आपको क्या बोलते समदूरस्थ मैंने बताया, समदूरस्थ। अब संरेखी बताते, देखिए एक तो आता है त्रिभुज का, त्रिभुज में देता बोलता संरेखी निकालने के लिए, तो ये त्रिभुज से नहीं बनेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना, हमको क्या करना है दिखाना है, दर्शाना कि ये क्या संरेखी है या नहीं। अच्छा बना सकते हैं, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ गया तो संरेखी हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं भी होगा, नहीं होगा संरेखी। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकालिए, अगर 0 आ गया तो संरेखी होगा, वो भी बना सकते हैं। नहीं तो आपको बड़ा आसान सा मैं बताता हूँ संरेखी होने का एक शर्त है, और क्या है, तो त्रिभुज का तो जानते ही आप आराम से, ये भी जानते होंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं a बोलता हूँ, यहाँ पे मैं c बोलता हूँ, बीच में यहाँ दी a का वैल्यू दिया -2 5, ठीक है ना, b का वैल्यू 0 1, c का वैल्यू 2 -3, हो गया, ये दिया हुआ है। अब चूंकि संरेखी बोला ना, चूंकि क्या बोला संरेखी, चूंकि यह जो है क्या है संरेखी है, संरेखी है, संरेखी तो क्या होता है, देखो संरेखी जब होगा तो AC का जो डिस्टेंस निकलेगा, AC का जो डिस्टेंस निकलेगा वो AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कि E दूरी और E दूरी मिलकर ये दूरी होना चाहिए, E वाला दूरी और ये वाला दूरी मिलकर ये वाला दूरी होना चाहिए। तो पहले मुझे AC भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद AB भी निकालना पड़ेगा, फिर BC भी निकालना पड़ेगा, अलग अलग से। चलिए निकालते हैं, इसलिए आसान से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। AC निकालेंगे तो x1 - x2 का फॉर्मूला पता है आपको, -2 का होल स्क्वायर, x1 -2 है, x1 - x2, तो x1 कितना -2 है, x2 कितना है 2 है, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 5y1 - y2, तो माइनस यहाँ पे 3 है, तो माइनस माइनस क्या करते हैं हम परस्पर,
फार्मूला होता है ना y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो y2 फार्मूला माइनस y2 होता है और ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस मैंने कर दिया को वर्गमूल। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे को 0 आ गया, ये तो अच्छा नहीं 4 है ना, -4 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 3 8 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया जी 4 चौक 16 और 8 8 64 है ना, 16 हो गया 64 हो गया, यानी कि रूट 80 हो गया जी, रूट 80 हो गया। 80 को हम तोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर, 4 चौक 16 16 85, 4 रूट 5 लिख सकते हैं, इसको लिख लिया। अब क्या निकालते हैं BC, अब BC की निकालते हैं, देखिए BC या AB निकालो, हम मैंने BC लिया कोई दिक्कत नहीं, BC निकालेंगे ये वाला 0 - 2 1 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं 0 - 2 का होल स्क्वायर है ना प्लस 1 हो गया, y1 माइनस y2, तो y2 तो -3 है ना, y2 -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो गया -2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, 3 4 हो जाएगा ना, तो 2 दूना 4 4 चौक 16 16 4 20, 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 दूना 4 4 25 20, ऐसे मैं कर सकता हूँ, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब मेरे को क्या निकालना है AB निकालना है, AB तथा AB, तो AB कैसे निकालेंगे -2 0 का होल स्क्वायर 5 - 1 का होल स्क्वायर -2 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, तो कितना आ गया ये -2 का स्क्वायर हो गया और 5 में से घटेगा 4 का स्क्वायर हो गया, तो 2 दूना 4 4 चौक 16 कितना गया रूट 20 आ गया और 2 रूट 5 हो गया। तो अब हमको देखना क्या इस रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है ना, इसलिए AC बराबर AB प्लस BC, तो AC का वैल्यू कितना मेरे पास आया था 4 रूट 5 आया था, AB का वैल्यू 2 रूट 5 आया, BC का वैल्यू भी 2 रूट 5 आया। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 4 रूट 5 बराबर 2 रूट 5 2 रूट 5 कितना हो गया 4 रूट 5, तो दोनों बराबर हो गए ना, अतः यह क्या लिखें, अतः यह क्या लिखें संरेखी है, अतः यह बिंदु लिखते हैं, अतः यह बिंदु A, मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली बहुत देर हो गई, ABC संरेखी। एक्चुअली क्या हो रहा है पता आपको कितना बज रहा है रात, अभी रात के बज रहे हैं 12:15 हो रहा है। एक क्वेश्चन और रिकॉर्ड करते हैं, उसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 किसको किसको चाहिए नीचे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। पार्ट 2 जिसको चाहिए वो कमेंट करेंगे नीचे। आखिरी सवाल मैं देख लेता हूँ, ये वाला देखो आखिरी सवाल, बीच की दूरी निकालना है, बड़ा आसान है यार। ये 2 पॉइंट दिया और बीच की दूरी दे दिया 10, तो y का वैल्यू निकालना है, तो बड़ा आसान है, निकाल सकते हैं। चलिए फास्ट में इसको जल्दी से निकालते हैं, फिर वीडियो को लास्ट करते हैं। ओके, इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा रात के 9 बजे, आज रात 9 बजे। ओके, तो आप लोग पहले कमेंट करना पार्ट 2 आपको चाहिए, तो पार्ट 2 में आगे सवाल मिलेगा, त्रिकोणमिति वगैरह सारा कुछ मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरे को क्या बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ जो लिखते P बराबर P दिया हुआ है 2 - 3 दे दिया, चलिए 2 - 3 दे दिया, तथा Q बराबर 10 और y दिया हुआ है, और जरा दूरी यानी कि हम PQ, दूरी मतलब PQ 10 दिया हुआ, 10 मात्रक दिया हुआ, इसलिए PQ बराबर फॉर्मूला क्या होता है पहले x1 - x2 का होल स्क्वायर। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में ना फॉर्मूला लिख ही देना ज़्यादा बेहतर है, y - चूँकि जो कॉपी चेक करने होगा ना बाबू, मैं बताऊँगा एक अलग सी वीडियो में, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं बहुत ही मतलब शातिर होते हैं, उसको बस चाहिए माल चाहिए खाली, बस अच्छा लिखा होना चाहिए। x1 कितना है 2 है, फटाफट बैठाते हैं। अच्छा ये तो 10 दिया हुआ ना, ठीक है जी 10 दिया हुआ है, तो हम अगर देखो अगर हम ऐसे चलिएगा ना, देखिए चाल भी चलना, अगर आप इस तरह चलिएगा तो -3 - y आ जाएगा, हमको ना y को पहले लाना है, तो अब ऐसे चलेंगे। अगर आप ऐसे चलिएगा तो गड़बड़, आप लेंदे में फंस जाइएगा, इसलिए आपको ऐसे चलना है 10 - 2 y - 3, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको x1 इसको x2 इसको y1 y2 ऐसे भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। तो हम क्या करेंगे प्यारे, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फार्मूला y1 - y2, तो -y2 देखो यहाँ -y2, तो माइनस फार्मूला में और यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस कर दिया डायरेक्ट मैंने, हो गया। अब देखो मेरे पास क्या क्या प्यारे आ गया, 10 हो गया, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे y + 2 मतलब हम इसको तोड़ लेते हैं ना, ये स्क्वायर है ना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 3 9 प्लस 2ab 3 दूना 6y। अब क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देंगे। क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों तरफ लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, एग्जाम में मेरे जैसा मत लिखना हड़बड़ा के, छाप के लिखना आराम से। मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात हो गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर का हो जाएगा 100। जब वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और ये वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, रूट ना कैंसिल हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे देखो, ओके, इसका हो गया। मैं 64 को इधर लाता हूँ, 9 को भी इधर लाता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या बच जाएगा, देखो ध्यान से। वाई स्क्वायर प्लस 6y को ऐसे रखते हैं, 100 को इधर लाते हैं, ठीक है, 100 को इधर लाते हैं। 64 9 कितना हो गया, 9 4 13 73, अब माइनस 100 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, घट के क्या हो जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा। 27 को तोड़ो, 9 3 27 होता है ना, 9 3 27, तो इसको 9y माइनस 3y, तो 9 में से 3 घटेगा 6 आ जाएगा, और 9 3 27 भी आ रहा है। कॉमन ले लिए फटाफट, तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, y कॉमन होगा, y प्लस 9, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस, 3 9 27, तो मेरे पास y प्लस 9 आ गया जी, कॉमन हो गया, फिर y माइनस 3 आ गया, ये जो है 0 के बराबर आ गया। अब मेरे पास क्या बचा, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y बराबर माइनस 9, यहाँ पे y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर 3, है ना। तो यहाँ पे 2 2 वैल्यू आ गया, है ना, 2 2 संभावित मान आ गया, इसलिए y बराबर माइनस 9 तथा 3, यहाँ पे दोनों हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे टोटल 1 घंटा सवाल हो गया। 1 घंटा मैंने 20 क्वेश्चन बताया है फास्ट करके। आपको ये सवाल कितना अच्छा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया? इसका पार्ट 2 आपको आने वाला है, सवाल पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़े तो पीछे देख लीजिएगा जो बाद में जुड़े। ओके, तो पूरा सवाल को देख लीजिएगा कम से कम एक बार, ज़रूरी है। तो नीचे कमेंट करना आप लोग कैसी लगी वीडियो, और पार्ट 2 किसको चाहिए कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।